गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर से अपने इस दिव्य कोचिंग के YouTube चैनल पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आज हम हिस्ट्री के अगले पार्ट में, आज का जो पार्ट है वो पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि हिस्ट्री होता क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने हिस्ट्री को कैटेगराइज किया, हिस्ट्री की जो समय है, काल है, उसको हमने कैटेगराइज किया था। और दूसरे पार्ट में हमने बोला था इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत हमने 3 बताए थे। पहला हमने बताया था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमने बताया था मुद्रा और अभिलेख, तीसरा हमने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत। तो आज उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि जब इतिहास में जो चीजें हमको मिली होंगी, हमें जो भी चीजें मिली होंगी, उसको हम उसके समय की गणना कैसे करते हैं। मान लीजिए कि उस टाइम पे हमको कुछ ये मार्कर मिला हमको, तो हम इस कैसे जानेंगे कि ये कितने साल पुराना है या कितने साल का ये वस्तु है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक तो कार्बन 14 मेथड होता है। कार्बन रेडियो कार्बन तिथि मेथड इसको बोलते हैं। इसे हम कार्बन 14 के मेथड से भी जानते हैं। और दूसरा होता है वृक्ष वलय तिथि निर्धारण पद्धति। मतलब जो वृक्ष का जो भाग होता है उसको काटते हैं, उसमें जितनी परत जमी होती है वो उतने साल पुराना होता है। तो आइए हम किसी वस्तु को तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं। किसी वस्तु के तिथि का निर्धारण, किसी वस्तु के तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं। पहला मेथड इसमें है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि, इसे हम C14 मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमने देखा, इसे हमने बोलते हैं स्थिरीकरण, स्थिरीकरण विधि। 2 मेथड है हमारे पास। मतलब किसी भी वस्तु का जो समय होता है उसको जानने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड होता है हमारा, एक तो रेडियो कार्बन विधि जिसे हम C14 कहते हैं, और दूसरा स्तरीकरण विधि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं। इसमें 2 टाइप का होता है। स्तरीकरण विधि का मतलब यह होता है कि जैसे अगर ये मार्कर है, मार्कर को हमने रख दिया, इसमें धूल की लेयर इसमें जमती है। इस पे जितना मोटा धूल का लेयर जमती है, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 सेंटीमीटर धूल की लेयर इस पे जमी, तो ये 100 वर्ष पुराना हो गया। 1 मिलीमीटर धूल की लेयर अगर जमी अगर इस पे, तो ये 100 वर्ष पुराना हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं जो स्थिरीकरण, इसे हम रासायनिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक विधि भी कहते हैं। C14 में कैसे देखते हैं, जैसे प्राणी का जो प्राणी होता है, जो कोई भी चीज है, प्राणी है, वस्तु है, जीव है, अगर वो मरता है, अगर उसकी मृत्यु होती है, जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है, कोई मानव है, कोई प्राणी है, कोई जीव है, कोई प्राणी या जीव है, कोई प्राणी या जीव है, जब ये मरता है या मृत्यु इसकी होती है, तो इसमें से C12 का क्षय होता है, मतलब डिके होता है। यहाँ पे कार्बन 12 की इसमें क्या होती है, कमी होती है। कार्बन 12 की कमी के साथ साथ इसमें रेडियोधर्मी कार्बन की गणना कर सकते हैं आप। मतलब कि जितना इसमें कार्बन 12 कम होता है, जैसे हमने देखा प्राणी का जीवन है, चल रहा है, प्राणी खत्म हो गया तो मृत्यु
जिस रेट से कम होता है वो उसका समय बताता है। जिस रेट से कम होता है वो उसका समय, रेडियोथर्मी विधि से इसको हम याद करते हैं। दूसरा, जैसे स्त्रीकरण की विधि हमने बताया आपको, धूल का मेथड बताया हमने। दूसरा होता है कि जो उसका तना होता है, अगर आप जब उसके तने को काटते हैं, जैसे कोई वृक्ष है, तने के भीतर जो होता है, जो तना है, जैसे मान लीजिए आज छोटा पेड़ है, हर वर्ष जो होता है, जो पेड़ का तना होता है उसमें एक वलय, एक घेरा बन जाता है। और जब हम उस चीज को बारे में जानना होता है तो हम पेड़ को काटते हैं और पेड़ को काटने के बाद उसके वलय को हम गिनते हैं। जितने वलय की संख्या होती है, वर्ष पेड़ जो होता है उतना पुराना होता है। इसे हम स्त्रीकरण की विधि भी कहते हैं। तो हमने देखा वस्तुओं की जो तिथि होती है उसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला रेडियो कार्बन विधि, जिसे हम C14 मेथड कहते हैं। दूसरा स्त्रीकरण विधि कहते हैं इसे। ठीक, तो ये हमारा होता है वस्तु के तिथि के बारे में जानने के। आगे चलते हैं, हमने उस तिथि के बारे में जान लिया कि हम उसको निकालते कैसे हैं तिथि के बारे में। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कौन है? ऑप्शन फर्स्ट रामायण, महाभारत, तीसरा दोनों, या नन ऑफ दीस। बताइए, अगर हम विश्व के सबसे पुराने महाकाव्य की बात करेंगे तो विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य हमारा महाभारत है। क्या है? महाभारत। विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य हमारा भारत है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम, जो लंदन में स्थित है। क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम जो लंदन में स्थित है। कहां स्थित है? लंदन में स्थित है। हमने देखा कि संग्रहालय किसे कहते हैं? बात आया संग्रहालय। संग्रहालय किसे कहते हैं? संग्रहालय का मतलब होता है जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं उसको सुरक्षित किसी स्थान पर रखा जाता है, उसे हम संग्रहालय कहते हैं। ऐतिहासिक वस्तुओं को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है उसे हम संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय का मतलब हमने देखा कि जो ऐतिहासिक वस्तुओं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, उसको हम जिस स्थान पर रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संग्रहालय। संग्रहालय के बाद एक चीज आपको और आज कि जो इतिहास है, जो मूल इतिहास है, उसे हम 5 महाकल्पों में बांटते हैं। इतिहास को हम 5 महाकल्पों में बांटते हैं। आइए देखते हैं। मूल इतिहास, मूल इतिहास को हम 5 महाकल्पों में बांटते हैं। पहला जो कल्प होता है, पहला जो मूल इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। मूल इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। पहला है
महाकल्पजोइक, पहला है आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प। दूसरा आपका है प्रोटोजोइक महाकल्प, प्रोटोजोइक महाकल्प। तीसरा आपका है पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प। और चौथा है आपका मेसोजोइक महाकल्प, और लास्ट है आपका पांचवा है सेनोजोइक महाकल्प होता है। हमने देखा कि जो महाकल्प जो मूल इतिहास होता है हमने उसे 5 महाकल्पों में बांटा है। पहला है आपका आर्कियोजोइक महाकल्प, दूसरा है आपका प्रोटोजोइक महाकल्प, तीसरा है आपका पैलियोजोइक महाकल्प, चौथा है आपका मेसोजोइक महाकल्प और आपका पांचवा है सेनोजोइक महाकल्प। और प्रत्येक महाकल्प को 4-4 कल्पों में बांटा गया है। हम बात करते हैं कि जो पहला महाकल्प है उसका मतलब क्या है। आर्कियोजोइक जो है इसमें जो होता है पृथ्वी की आधुनिक संरचना के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं इसमें पृथ्वी की आधुनिक संरचना, पृथ्वी की आधुनिक संरचना के बारे में पता चलता है। और प्रोटोजोइक महाकल्प क्या है? प्रोटोजोइक महाकल्प का मतलब होता है कि वह समय जब एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ, वह समय जब एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ तो उसे हम प्रोटोजोइक महाकल्प कहते हैं। एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति, जब एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई तो हमने क्या देखा कि उसे हम प्रोटोजोइक महाकल्प कहते हैं। और पैलियोजोइक महाकल्प के बारे में बात करें तो कि जब मत्स्य और उभयचर वर्ग का उत्पत्ति हुई तब, मतलब मत्स्य और स्थलचर, मत्स्य और उभयचर जंतुओं की उत्पत्ति हुई तो उस समय को हम पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। और मेसोजोइक महाकल्प की बात करें तो सरीसृप और पक्षी वर्ग का जब खोज किया गया तब सरीसृप और पक्षी वर्ग की उत्पत्ति। और सोनोजोइक की बात करते हैं कि जब स्तनधारी वर्ग की उत्पत्ति हुई, स्तनधारी मतलब कि मनुष्य, गाय, बैल, ये सब स्तनधारी वर्ग की उत्पत्ति। हमने देखा कि हमने बोला कि इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। पहले महाकल्प को हम आर्कियोजोइक कहते हैं, आर्कियोजोइक महाकल्प कहते हैं। दूसरे को हम प्रोटोजोइक महाकल्प कहते हैं। तीसरे को हम पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। चौथे को हम मेसोजोइक महाकल्प कहते हैं। पांचवें को हम सेनोजोइक महाकल्प कहते हैं। अब इसका निर्धारण कैसे हुआ कि जब पृथ्वी की आधुनिक संरचना के बारे में पता चला तो उसे हम आर्कियोजोइक महाकल्प कहते हैं। और जब एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई तो उसे हम प्रोटोजोइक महाकल्प कहते हैं। और जब मत्स्य और उभयचर जंतुओं की उत्पत्ति हुई तो उसे हम पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। और जब हमारा सरीसृप और पक्षी वर्ग की उत्पत्ति हुई तो उसे हम मेसोजोइक महाकल्प कहते हैं। और जब हमारा स्तनधारी जीव की उत्पत्ति हुई तो उसे हम सेनोजोइक महाकल्प कहते हैं। और इन्हीं जो 5 महाकल्प हैं, इन्हीं 5 महाकल्पों को 4 कल्पों में बांटा गया है। प्रत्येक महाकल्प को 4-4 कल्पों में बांटा गया है। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना सेनोजोइक में।
कल्प है। क्या बोलते हैं? प्रथम हिमयुग कल्प, प्रथम हिमयुग कल्प। दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीय हिमयुग कल्प, द्वितीय हिमयुग कल्प। तीसरे को हम बोलते हैं तृतीय हिमयुग कल्प, तृतीय हिमयुग कल्प। और चौथे को हम बोलते हैं चतुर्थ हिमयुग कल्प। हमने देखा कि जो मूल इतिहास है उसे हमने 5 महाकल्पों में बांटा। पहला आर्कियोजोइक महाकल्प, दूसरा प्रोटोजोइक महाकल्प, तीसरा पैलियोजोइक महाकल्प, चौथा आपका मेसोजोइक महाकल्प, पांचवा आपका सोलोजोइक महाकल्प। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक जो महाकल्प होता है उनको 4-4 कल्पों में बांटा गया है। प्रथम को प्रथम हिमयुग कल्प बोलते हैं, द्वितीय को हम द्वितीय हिमयुग कल्प बोलते हैं, तृतीय हिमयुग कल्प और चतुर्थ हिमयुग कल्प। अब हम बात करते हैं मानव का जन्म। मानव का जन्म हमारा चतुर्थ महाकल्प में हुआ। मानव का जन्म या उत्पत्ति, मानव का जो जन्म हुआ वो चतुर्थ हिमयुग कल्प में हुआ। तो हमने देखा कि जो कल्प है प्रत्येक कल्प को हमने 3-3 युगों में बांटा है। प्रत्येक कल्प को हमने 3-3 युगों में बांटा है। तो हम आगे देखते हैं कि जो कल्प है उसका निर्धारण कैसे किया गया। हमने देखा कि जो कल्प होता है उसको हम 3-3 युगों में बांटा गया है। पहले युग को हम बोलते हैं प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग। और दूसरे युग को हम बोलते हैं प्लाओसीन युग, प्लाओसीन युग। और जो तीसरा युग होता है उसे हम कहते हैं होलोसीन युग। क्या बोलते हैं? होलोसीन युग, होलोसीन युग। हमने बोला कि जो कल्प होते हैं उनको हमने 3-3 भागों में बांटा है। तो पहला जो युग होता है उसे हम कहते हैं प्लीस्टोसीन युग, दूसरा जो होता है उसे हम प्लाओसीन युग कहते हैं और तीसरा जो होता है उसे हम होलोसीन युग कहते हैं। प्लीस्टोसीन युग में मानव का जन्म हुआ। अगर पूछा जाएगा मानव का जन्म प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। और मानव और पक्षी दोनों का एक साथ विकास, मानव और पक्षी दोनों का एक साथ विकास की अगर बात करेगा तो आप बताएंगे प्लाओसीन युग। और तीसरा, मानव किस युग में सभ्य बना? तो मानव होलोसीन युग में सभ्य बना। मानव सभ्य कब बना? मानव सभ्य बना आपका होलोसीन युग में। तो हमने देखा कि जो हमारा मूल इतिहास है हमने उसे 5 महाकल्पों में बांट दिया और प्रत्येक महाकल्प को हमने 4-4 कल्पों में बांट दिया और प्रत्येक कल्प को हमने 3-3 युग में बांट दिया, 3-3 युगों में बांट दिया। और 3 युग है प्लीस्टोसीन युग, प्लाओसीन युग और तीसरा होलोसीन युग कहते हैं। मानव का जन्म किस युग में हुआ? तो आप बताएंगे प्लीस्टोसीन युग में। मानव और पक्षी दोनों का एक साथ विकास किस युग में हुआ? तो आप बताएंगे प्लाओसीन युग में। और मानव सभ्य किस युग में बना? तो आप बताएंगे होलोसीन युग में। मानव सभ्य कब बना? तो आप बताएंगे होलोसीन युग में। अब है ये तो हम मूल इतिहास को हमने कैटेगराइज किया। आज हम ये देखते हैं कि मानव जो था कैसे भारत में प्रवेश किया। मानव जो है कैसे भारत में प्रवेश किया, इसे हम देखते हैं। मानव जो था वो मसाई माला द्वीप पे सबसे पहले आया और मसाई माला द्वीप से भारत में प्रवेश वो नर्मदा नदी
जो मानव मसाई मारा द्वीप पे था वो मानव भारत में नर्मदा नदी के दाहिने छोर पर हथनौर नामक स्थान पर प्रारंभ किया। मानव भारत में प्रवेश, मानव भारत में प्रवेश मसाई मारा द्वीप से नर्मदा नदी के दाहिने छोर, नर्मदा नदी के दाहिने छोर हथनौर नामक स्थान से प्रारंभ किया। हथनौर नामक स्थान से प्रवेश किया और यह समय था 1,84,000 ईसा पूर्व। यह समय था 1,84,000 ईसा पूर्व। 1,84,000 पूर्व ईसा पूर्व में इस तथ्य का प्रमाण जो मिला वो हमें मिला कार्बन 14 मेथड से मिला कि मानव जो है आज से 1,84,000 ईसा पूर्व पहले मसाई मारा द्वीप से नर्मदा नदी के दाहिने छोर हथनौर नामक स्थान में भारत में प्रवेश किया। और मानव जो भारत में प्रवेश किया वो महाराष्ट्र से किया। मानव भारत में सबसे पहले अगर देखा गया तो महाराष्ट्र के मुंबई में प्रवेश किया। इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। मानव का प्रवेश द्वार अगर पूछा जाएगा तो मुंबई नामक शहर को कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पर इसके आगे के पार्ट को